चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसमें हमारा वर्क ऑफ ए रिवर पढ़ते हैं। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। जब नदियाँ बह रही हैं ना, नदियाँ जब बहती हैं तो वो इसके जो बैंक्स हैं या जो भी सपोज टर्न ले रही है, तो जो भी बैंक्स जो किनारे होते हैं उसको धीरे धीरे क्या करती है, उसको इरोड करती है, नीचे और साइड दोनों तरफ से इरोड करते हुए नदी बहती है। ठीक है। When the river tumbles at the steep angle over very hard rocks or down a steep valley side, it forms waterfall। अब रिवर आगे जाके वाटरफॉल्स का निर्माण करती है। वहाँ कैसे होगा, जैसे नदियाँ देखिए, ये फिगर देखिए नदी आ रही है और यहाँ पे स्टिप डाउन लैंडफॉर्म है ना, तो यहाँ पे रिवर क्या करेगी, टम्बल कर जाएगी, नीचे गिर जाएगी एट ए स्टीप एंगल, और ये सब है वेरी हार्ड रॉक्स। ठीक है, ये हार्ड रॉक्स पर नीचे गिर जाएगी, डाउन ए स्टीप वैली, ये वैली यहाँ पे स्टीप वैली है, और यहीं पे जो ये जल प्रपात का रचना होता है ना, क्रिएशन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ वाटरफॉल अकर्स। ठीक है, इस तरह से इसके लिए होना चाहिए स्टीप एंगल होना चाहिए ऑन वेरी हार्ड रॉक, डाउन ए स्टीप वैली साइड, जैसा जगह पे ये फॉर्म होता है वाटरफॉल का। एज द रिवर इंटर्स द प्लेन, और रिवर धीरे धीरे क्या होता है, फिर पहाड़ों से होते हुए वो प्लेन में आ जाता है। तो प्लेन एरिया में जब आता है तो इट ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, ट्विस्ट्स और टर्न इसमें आते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे ट्विस्ट्स एंड टर्न आ रहे हैं इस फिगर में, ट्विस्ट एंड टर्न इनमें होता है, फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स फॉर्म होते हैं। जैसे देखिए ये बेंड है, ये बेंड हुआ, ये बेंड हुआ, है ना, ये सब बेंड है, बेंडिंग हो गई, सीधा तो है नहीं, बेंड होके चलती है, तो इसे हम कहते हैं मिएंडर। देखिए यहाँ पे आपको शो किया गया है, ये बेंड जो है ना, ये हो गया हमारा मिएंडर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन along the sides of the meander, the ends of the meander loop come closer and closer। ठीक है, तो होता क्या है कि कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है और डिपोजिशन हो रहा है ना। एक जगह से नदी मेटल को इरोड करती है और दूसरे जगह उसको डिपोजिट करती है, प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहता है। तो इसके कारण क्या होता है, जो साइड्स है ना, साइड ऑफ द मिएंडर, ये एक ये साइड हुआ और एक ये साइड हुआ, दिस इज द साइड ऑफ द मिएंडर, दो साइड्स, द मिएंडर लूप दे कम क्लोजर एंड क्लोजर, ये क्लोज आने लगते हैं, जैसे ये यहाँ पर दिखाया गया। मैं आगे पढ़ते हैं तो और समझ में आएगा। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मिएंडर लूप कट्स ऑफ द रिवर एंड फॉर्म्स ए कट ऑफ लेक, एक लेक कट ऑफ लेक बनाता है, से ऑक्सबो लेक कहते हैं। ये देखिए ये वाली चीज हुआ, ये है कि ये नदी होगी इस तरह से बह रही होगी, है ना, लाइक दिस, ये भी ऐसे जा रहा होगा इस तरह से। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पे डिपोजिशन होना शुरू हो गया, कहीं से नदी इरोड करके ला रही है और यहाँ पे डिपोजिट करते गई है, ये साइड में यहाँ पे डिपोजिट करते 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 क्या हुआ कि इसकी धारा अब ऐसी हो गई, है ना, पहले इधर से होके बहती थी, अब यहाँ पे डिपोजिशन हो गया, काफ़ी सारा डिपोजिशन हुआ, तो इसके वजह से ये अब धारा इसकी ऐसे हो गई। तो ये जो एरिया है, ये थोड़ा सा वाटर बॉडी यहाँ से कट हो गया, तो इसी जो ये वाटर बॉडी जो कट हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सबो लेक, क्योंकि इसका जो ये है ना, जो शेप है वो ऑक्सबो की तरह है, लाइक दिस, इसीलिए इसे ऑक्सबो लेक कहते हैं, इसमें पानी रहता है ना। तो ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन हमने देख लिया, दिस इज ए कट ऑफ लेक, क्योंकि नदी से कट जाती है, ये नदी तो इधर चली गई, यहाँ इनका कटिंग हो गया ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन along the sides of the meander। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एट द टाइम द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स, दिस लीड्स टू फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरिया। अब क्या आप मान के चलिए कि बरसात का समय आ गया या किसी तरह से पानी नदी में बह गया, तो अब ये नदी यहाँ इस एरिया में कंस्टेंट नहीं रहेगी इस पर, अब पानी इनका इधर भी आएगा,
इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इससे इधर इधर पूरे एरिया में पानी रहेगा पूरा। फ्लडिंग में तो काफ़ी दूर दूर तक पानी चला जाता है। तो फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज, पूरे अगल बगल के एरियाज में फ्लडिंग हो जाएगा पूरा पानी से। ठीक है, काफ़ी नदी का जो ये होता है बहुत चौड़ा हो जाता है नदी। As it floods, it deposits layer of fine soils and other materials called sediments along its bank. तो अब क्या करेगा ये नदी कि ये अपने साथ काफ़ी मात्रा में मटेरियल्स जो है हो रहा है उसको इरोड करके और ला रहा है, तो वो धीरे धीरे क्या करेगा इस वाले एरिया में डिपॉजिट करना शुरू कर देगा। इधर डिपोजिशन शुरू हो जाएगा। तो डिपोजिशन से क्या होगा, फिर जब फ्लड खत्म हो जाएगा तो फिर नदी अपने वास्तविक रूप में इधर आ जाएगी। ये वास्तविक रूप उसका ले लिया, ओरिजिनल जो रूप पहले था आफ्टर जो फ्लड खत्म हो गया तब। तो इससे हुआ कि यहाँ जो उन्होंने मटेरियल डिपॉजिट किया, ये मटेरियल बहुत फर्टाइल होता है। ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ ए फर्टाइल फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन, ये कहलाएगा फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन इसलिए क्योंकि यहाँ तक फ्लड जब भी आएगा तो नदी यहाँ तक आती है, नदी के पानी यहाँ तक आ जाती है। जहाँ जहाँ नदी के बाढ़ का पानी पहुँचता है वो फ्लड प्लेन कहलाता है, और वहीं पे फ्लड प्लेन में ही डिपोजिशन होता है फर्टाइल सॉइल का, फर्टाइल मटेरियल का। तो ये बन जाता है हमारा, फॉर्म हो जाता है फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन, ये वाला। ठीक है, एंड द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लिफ्स। तो काफ़ी डिपोजिशन होता है, जितना नदी से दूर दूर ज़्यादा डिपोजिशन हो रहा है ना, नज़दीक में कम हो रहा है। तो दूर दूर में क्या हो, ये जो बैंक्स है ना, ये दोनों थोड़े से ऊंचे हो जाते हैं। अब देखिएगा जब हम नदी के पास जाइएगा तो पहले ऊंचा सरफेस रहता है, फिर धीरे से आप थोड़ा नीचे जाते हैं, नीचे वाला एरिया में जाते हैं, फिर आप देखिएगा नदी जो है और उससे नीचे बहती है। नदी जहाँ से बहती है उसमें और गहरापन रहता है ना। तो इस तरह से वन टीयर बाय टीयर जो है गहराई में हम जाते रहते हैं धीरे धीरे। तो सबसे ऊंचा वाला एरिया जो है वो फ्लड प्लेन है, और उसका जो बैंक्स है उसके किनारे जो हैं, ये इसके किनारे ये काफ़ी रेज्ड रहते हैं। ये वाले ये काफ़ी, ये किनारे जो हैं ये ऊंचे रहते हैं, है ना। नदी का जो लेवल है ये इससे ऊंचा रहता है ये। तो ये रेज्ड बैंक्स को हम लोग कहते हैं लेवीज। ओके, देखिए यहाँ भी शो किया है लेवीज। ठीक है, चलिए। एज द रिवर अप्रोचेज द सी, और जैसे जैसे जो रिवर है वो समुद्र की तरफ बढ़ने लगता है, तो होता क्या है कि ओरिजिन में तो जब जहाँ से नदी निकलती है वहाँ काफ़ी स्पीड रहता है नदी का, और जैसे जैसे समंदर के पास, समुद्र में मिलने जब जाती है नदी, तो धीरे धीरे उसका स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज, वो डिक्रीज होने लगता है। एंड द रिवर बिगिंस टू ब्रेकअप इनटू ए नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, और जो मेन रिवर होता है वो काफ़ी अलग अलग धाराओं में, अलग अलग स्ट्रीम्स में वो टूट जाती हैं, है ना। तो उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। देखिए मैं बताता हूँ, उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। देखिए ये मेन नदी आ रही है, और यहाँ पे हमारा है ओशियन या सी। ठीक है, तो ये नदी जब यहाँ से, मेन नदी जो होती है मेन रिवर, ये कई नदियों में टूट जा रही है। देखिए कई इसके स्ट्रीम्स निकल जा रहे हैं इधर उधर, तो इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इन नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, इसलिए इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटरी। इसके उल्टा होता है ट्रिब्यूटरीज, जो अलग अलग दिशा से मेन नदी में मिलती हैं, उनको ट्रिब्यूटरीज कह दिए। और जब हमारा सी नज़दीक आता है और नदी सी में मिलने जाता है, उसके पहले ये कई अलग अलग स्ट्रीम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं हमको। ठीक है, तो द रिवर बिकम सो स्लो, इतना धीरे हो जाता है कि इट बिगिंस टू डिपोजिट इट लोड। अब इस एरिया में ये काफ़ी स्लो हो जाएगा। तो ये जो देख रहे हैं ये सब अपना लोड इधर डिपोजिट करना शुरू हो जाता है। तो डिपोजिट करते जाता है और अलग अलग धाराएं बनते जाती हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें होता है, एक तो डिपोजिट इट्स लोड हो गया, और ब्रेक इनटू नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, जिसको डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं, ये चीज़ हो गया। स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीज हो जाता है। ये दो तीन कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर्स है नदियों का, उसे आपको याद रखना है। ठीक है, अब ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ। अब मेन रिवर का तो एक माउथ हुआ, अब यहाँ से जब बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज निकल जाते हैं तो उनका अलग अलग मुहाना होता है।
जो जाके समुद्र में मिलता है। देखिए यहाँ पे एक हो गया, इनका हो गया, यहाँ पे देखिए सबका अलग अलग मुहाना है। मुहाना कहते हैं इसे, माउथ माउथ ऑफ द रिवर। एंड द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म अ डेल्टा। और जब यहाँ पे कलेक्शन होता है ना, तो ये डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये एरिया क्या हो गया, डेल्टा। तो यहीं पे जो है मटेरियल का कलेक्शन भी होता है, सेडिमेंट्स का, है ना। यहीं पे डिस्ट्रीब्यूटरीज का फॉर्मेशन भी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया डेल्टा और डिस्ट्रीब्यूटरी, ये सब पढ़ लिया हमने। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे एक पॉइंट देखते हैं। देर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड। स्मॉल छोटे छोटे वाटरफॉल तो बहुत है, हजारों हैं। ठीक है, इन द वर्ल्ड कई हैं। हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला, जो लाई करता है हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। साउथ अमेरिका में वेनेजुएला में एंजल फॉल्स जो है हमारा सबसे क्या है, हाईएस्ट वाटर, सबसे ऊंचा जलप्रपात। ठीक है, तो अदर वाटरफॉल्स आर नायगरा फॉल्स। नायगरा फॉल्स कहाँ पे है, लोकेटेड है ये बॉर्डर पे है, बिटवीन कनाडा और यूएस जो है ना, उसके बॉर्डर पर है हमारा नायगरा फॉल्स। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका में है। और विक्टोरिया फॉल्स ऑन द बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका। एक हमारा साउथ अमेरिका में है एंजल फॉल्स, वेनेजुएला में जो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है वर्ल्ड का। उसके बाद हमारा है नायग्रा फॉल्स जो है कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे इन द नॉर्थ अमेरिका। एंड उसके बाद आता है हमारा विक्टोरिया फॉल्स। विक्टोरिया फॉल्स कहाँ है, ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे, अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे है। तो दो ठो बॉर्डर पे है और एक हमारा वेनेजुएला में है एंजल फॉल्स, हाईएस्ट वाटरफॉल। इस तरह से हमें याद रखना है इन सब चीज़ों को। ये देखिए ये नायग्रा फॉल्स है, इसका पिक्चर बनाया हुआ है, देख सकते हैं। अब हम देखते हैं वर्क ऑफ सी वेव्स। हमने वर्क ऑफ रिवर देख लिया, रिवर कैसे काम करती है, क्या होता है। अब हम सी वेव्स का देखते हैं, सी वेव्स क्या करता है। तो सी वेव, द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स। तो अब जो इरोजन डिपोजिशन होता है रिवर के द्वारा, तो फ्लड प्लेन्स, फर्टाइल लैंड हमें देता है। अब जो सी वेव्स है उनके द्वारा जो इरोजन, वो भी इरोजन करते हैं, वो भी डिपोजिशन करते हैं। तो उससे हमको किस तरह का लैंडफॉर्म मिलता है, कोस्टल एरिया में जो लैंडफॉर्म होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग कोस्टल लैंडफॉर्म्स। तो हमें कोस्टल लैंडफॉर्म्स जो है बनता है उससे। ठीक है, चलिए। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स। तो सी वेव्स जो होता है वो कंटिन्यूसली जो रॉक्स होते हैं उस पर स्ट्राइक करते रहते हैं, वो वापस जाते हैं फिर आते हैं, फिर स्ट्राइक करते हैं फिर वापस जाते हैं, इस तरह से वो चलता रहता है। तो इसके कारण क्या होता है, जो ये रॉक्स होता है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो रॉक्स है यहाँ पर क्रैक्स डेवलप हो जाता है। इस रॉक्स में क्रैक्स डेवलप होगा, नीचे से नीचे हिट कर रहा है, क्रैक्स डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर। और धीरे धीरे क्रैक्स क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। क्रैक्स है ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बड़ा होना शुरू हो जाता है। फिर क्या होगा, द हॉलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स। अब यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे देखिए इस जगह पे, ये यहाँ पे वाटर कंटिन्यूसली हिट कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे क्रैक्स हुए पहले, फिर क्रैक्स धीरे धीरे बढ़ने लगे, बड़े होने लगे। तो यहाँ पे एक केव जैसा आकार, गुफा जैसा आकार यहाँ पे देखिए बन रहा है। ठीक है, हॉलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड। इसे हम क्या कहते हैं, सी केव्स। इसको हम समुद्री गुफा कहते हैं, सी केव्स। अब चीजें यही नहीं रुकती है, इसके आगे भी होता है। देखिए, एज दिस कैविटीज बिकम लार्जर, बिगर एंड बिगर, और बड़ा होने लगता है। ये कैविटी और बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, या ये अंदर की तरफ से, ठीक है, अंदर और खोखला होते जाएगा धीरे धीरे, और अंदर करते 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 क्या होगा कि अब जो इसका पीछे का जो साइड वॉल है ये और इरोड होता है, तो और अंदर गुफा जो है गहरा होते जाता है। तो फिर क्या होता है कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है कि जिसमें सिर्फ
छत बनता है, छत रहता है, और इसके जो पीछे जो है ये हॉलो हो जाता है पूरा, इधर आर पार हो गया। कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर एंड ओनली रूफ ऑफ द केव्स रिमेन्स। तो इससे क्या बन जाता है, सी आर्क्स। ये सी आर्क हो गया। देखिए यहाँ पे पहले ये बंद होगा, धीरे धीरे यहाँ पे लहरें टकराते गई, धीरे धीरे खोदते खोदते ये इसको हॉलो कर दिया, आर पार हो गया। ओके, तो जिस आर पार वाला को क्या कहेंगे, सी आर्क। और जब स्टार्टिंग में क्या होगा, सी केव ही डेवलप हो जाता है, सी आर्क में परिवर्तित होता है। उसके बाद भी इरोजन रुकता नहीं है, और इरोड होना शुरू हो जाए। इरोजन ब्रेक्स द रूफ। अब पहले तो उसने दीवार तोड़ा सामने का, अब वो जो है रूफ को भी तोड़ना शुरू करेगा। ये जो रूफ है इसको भी तोड़ना शुरू करेगा। तो फिर क्या बच जाएगा, सिर्फ वॉल्स आर लेफ्ट। जैसे देखिए धीरे धीरे ये बड़ा होते जाएगा, ऐसे 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 रूफ की तरफ तोड़ते 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 ये बाहर टूट के ऐसे हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक ये खाली हो जाएगा एरिया पूरा, और ये आपको दो एरिया बन जाएगा। एक ये दीवार की तरफ खड़ा रहेगा और एक इधर वाला दीवार की तरफ खड़ा रहेगा। और ये जो मैं रेड कलर में देखिए दिखा रहा हूँ, ये पूरा खोखला हो जाएगा। तो इस वजह से आपको सिर्फ वॉल्स बच जाएंगे, वॉल्स आर लेफ्ट। ये और ये वॉल्स लेफ्ट हो जाएंगी। एंड दिस वॉल लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक्स। इसको स्टैक्स कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये यहाँ पे स्ट्राइक करते करते ये देखिए ये वाला एरिया पूरा खाली हो गया। गुफा का छत बड़ा होते 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 यहाँ पे पूरा खुल गया, और ये दोनों टुकड़े अलग अलग हो गए। ये अपना अलग खड़ा है और ये अपना अलग खड़ा है, यहाँ पे गैप पूरा। इसको हम कहेंगे दिस इज स्टैक। ठीक है, इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड वॉल्स आर लेफ्ट, ओनली वॉल्स एंड वॉल लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक्स। ठीक है, चलिए और भी टर्म्स है, इसे पढ़ते हैं। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिप। अब देखिए ये दूसरा पिक्चर है, इसमें देखिए यहाँ गुफा है, गुफा धीरे धीरे बड़ा होते होते आर पार हो गया, तो ये आर्क बन गया। आर्क फिर छत टूटते टूटते क्या हुआ कि दो अलग अलग पत्थर के वॉल लाइक स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, तो ये स्टैक बन गया। ये तीन हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे ये क्लिफ। तो होता क्या है कि जो स्टिपी, ये जो रॉक कोस्ट है, ये रॉक कोस्ट, इसके सामने एक वर्टिकल दीवार जैसा, वर्टिकल दीवार अबव द सी वाटर से ऊंचा यहाँ पे दीवार जैसा बना हुआ है। देखिए ये चट्टानों का दीवार, ये इसको हम लोग कहते हैं क्लिफ। क्या कहते हैं, क्लिफ। पिक्चर में देखिए ये हो गया, ये है क्लिफ। ठीक है, ये खड़ा है वर्टिकली अप अबव द सी वाटर, ये हो गया क्लिफ। नाउ द सी वेव्स डिपोजिट सेडिमेंट्स अलोंग द सोर्स फॉर्मिंग बीचेस। अब ये समंदर यहाँ धीरे धीरे क्या कर रही है, यहाँ पे सेडिमेंट्स जमा कर रही है इस एरिया में। तो ये सब क्या हो गया, ये हमारा बीच हो गया, समुद्र तट। ठीक है, यहाँ पे जब समुद्र तट पे जो है वो सेडिमेंट्स सी वेव्स ला ला के डिपोजिट करते रहती है, तो इससे हमारा ये बीच फॉर्मेशन हो रहा है ये। ठीक है, ये वाला। चलिए अब देखते हैं वर्क ऑफ आइस ग्लेशियर्स। आइस ग्लेशियर को क्या कहते हैं हम लोग, रिवर्स ऑफ आइस, बर्फ की नदियां। विच टू इरोड, ये भी इरोड करती हैं लैंडस्केप को, बाय बुलडोजिंग स्टोन सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। तो ये क्या करती हैं, जहाँ से बहती हैं तो अपने साथ सॉइल और स्टोन्स को लेकर चलती हैं और तोड़ते हुए चलती हैं। तो तोड़ने से क्या होता है कि जहाँ से ये बहती हैं वहाँ तो ये रहता है, और साइड साइड के जो ये होते हैं चट्टाने होते हैं, सॉलिड रॉक्स, वो बीच के इरोजन की वजह से वो क्या होते हैं, वो एक्सपोज हो जाती है, वो दिखने लगती हैं। ठीक है, तो ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप हॉलोज। तो यहाँ देखिए ये चट्टान हो गया, एक ये चट्टान हो गया, बीच का ये यहाँ से सब इरोड हो गया, यहाँ भी था लेकिन ड्यू टू द फ्लो ऑफ रिवर ये इरोड हो गया टाइम बिंग। ठीक है, तो ये चट्टाने सॉलिड रॉक एक्सपोज हो गया ये अब यहाँ से ये रिवर ऑफ आइस बह रहा है। ठीक है, एज द आइस मेल्ट्स दे गेट फिल्ड अप विथ वाटर। अब यहाँ जब आइस मेल्ट कर जाएगा तो ये पानी से भर जाएगा।
एंड एक ब्यूटीफुल लेक्स का फॉर्मेशन, ये यही जो है लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पे, ये लेक्स हो गया। एंड द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज बिग एंड स्मॉल रॉक्स, सैंड, स्लिट गेट्स डिपॉजिटेड। अब क्या होता है कि ये जो है ना, ये देख रहे हैं, ये रॉक्स हैं, इसको वो डिपॉजिट करती है, अपने साइड साइड में भी डिपॉजिट करती है और बीच बीच में भी। तो इन्हीं को जो स्मॉल एंड बिग रॉक्स, सैंड एंड स्लिट्स जो डिपॉजिट करती हैं मटेरियल बाय द ग्लेशियर, इस डिपॉजिट्स को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लेशियल मोरेन्स, ग्लेशियल मोरेन्स कहते हैं। देखिए ये हो गया मेडियल मोरेन, ये बीच वाला जिसको कहते हैं मेडियल मोरेन, ये हो गया लैटरल मोरेन, साइड साइड वाले को कहते हैं हम लोग लैटरल मोरेन, और जो सामने आके एकदम सामने में डिपॉजिट कर देती हैं उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल मोरेन। तो 3 तरह का मोरेन हो गया डिपेंडिंग अपॉन इट्स लोकेशन, क्या लोकेशन है, ठीक है। ग्लेशियर मोरेन्स मतलब कुछ नहीं है, ये मोरेन्स मतलब बिग रॉक, सैंड एंड स्लिट डिपोजिशन, हम लोग मोरेन कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं वर्क ऑफ विंड। एन एक्टिव एजेंट ऑफ सॉइल एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। तो डेजर्ट एरिया में, मरुस्थल जहाँ पे है, तो वहाँ पर इरोजन और डिपोजिशन का एक एक्टिव एजेंट जो है विंड जो है वो काम करता है एज एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट एरियाज, ठीक है। इन डेजर्ट्स यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ ए मशरूम कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स। यहाँ देखिए बगल फिगर में देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये मशरूम जैसा रॉक है, ठीक है। तो इसका शेप जो है वो मशरूम की तरह होता है, इसलिए हम लोग उसको कहते हैं मशरूम रॉक्स। होता क्या है, विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट। ये इस तरह का कुछ होगा, ये इस तरह का होगा पहाड़ टाइप का, और यहाँ पे इस एरिया में विंड्स के द्वारा ज़्यादा इरोजन हो गया, नीचे लोअर सेक्शन को ज़्यादा इरोड कर दिया, तो इसका शेप मशरूम की तरह हो गया। तो इससे क्या हुआ कि इसका जो बेस है वो नैरो हो गया, बेस नैरो हो गया, और वाइड टॉप जो है वो वाइडर हो गया, ये टॉप जो है ये बड़ा हो गया, ठीक है। तो इस तरह ये मशरूम शेप अटेन कर लेता है। When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. हवा जब बहती है तो वो एक जगह के सैंड को दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करती है, वहाँ से उठा के दूसरे जगह जाके रख देती है। When it stops blowing, sand falls and gets deposited in low hill like structure. हवा बहते रहती है तो सैंड से उसके साथ बहते रहते हैं, जब हवा बहना बंद हो जाता है तो वो इस तरह का डिपोजिशन क्रिएट हो जाता है। ये देखिए इस तरह का ये डिपॉजिट हो जाते हैं ये। तो इस तरह का जो सैंड फॉल्स एंड गेट्स डिपॉजिटेड लो हिल लाइक स्ट्रक्चर, लो हिल, ये सब क्या है, लो हिल लाइक स्ट्रक्चर है, देखिए, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं सैंड ड्यून्स। क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स, ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। When the grains of the sand are very fine and light, बहुत फाइन है, ग्रेन्स जो है वो बहुत बहुत फाइन है और बहुत हल्के हैं। The wind can carry it over long distances, तो इसके कारण क्या होता है, विंड उसको काफी लॉन्ग डिस्टेंस उसको कैरी कर सकता है, ठीक है। When such sand is deposited in large areas, it is called loess, ठीक है। अब यही जो है, तो when such sand is deposited in large areas, it is called loess. Large deposit of loess are found in China. चाइना में बहुत देखने को मिलता है क्योंकि उसका काफ़ी एरिया जो है ना वो मरुस्थल है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये है, देखिए लार्ज डिपॉजिट्स, ये देखिए ये सब सैंड के डिपॉजिट से थोड़ा वेजिटेशन भी ग्रो हो गया है ना, जो मरुस्थल का वेजिटेशन होता है वो। तो ये काफ़ी दूर दूर तक जाके फाइन और लाइट होने के कारण ये काफ़ी दूर दूर ट्रैवल कर जाता है विथ विंड, और वहाँ जाके डिपॉजिट होता है इस तरह से, देख रहे हैं ये सब डिपॉजिट हो रहा है इस तरह से। तो इसको हम लोग लोएस कहते हैं, ओके। ये चाइना में बहुत देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। अब
उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।